नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, सीएचएस के प्रैक्टिस सेट 5 को लेकर एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं। और दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट 5 में हम देखने वाले हैं भूगोल की महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 3 में भी हमने कुछ भूगोल के प्रश्न किए थे, लेकिन वहां पर कुछ प्रश्न आपके छूट गए थे क्योंकि हमारा सेशन लगभग आधे घंटे का रहा था। तो जब ज़्यादा समय होने लगा तो मैंने कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया था। तो आज कुछ उन क्वेश्चन जो आपको छूट गए थे, कुछ अन्य नए क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो उन क्वेश्चनों के साथ आज का प्रैक्टिस प्रारंभ करने वाला हूँ। और दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि मुझे प्रेरणा मिलती रहे, मैं आपके लिए रोज एक ना एक प्रैक्टिस सेट लाता रहूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 3 जब हमने भूगोल क्वेश्चन किए थे तो इस क्वेश्चन के साथ समाप्त किया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि आपका जो राजस्थान होता है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट है अपने देश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। और आपको ये भी पता था कि अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछे तो आप यूपी को सही टिक लगाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। जो नेपाल देश है अपना, इसके साथ भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो सीमा को साझा करते हैं। दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 8 या फिर 5। तो इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 5। कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो आपके नेपाल के साथ क्या करते हैं, सीमा को साझा करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो अगर आपको इन 5 का नाम पता रहेगा तो आप इसे आसानी के साथ कर लेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, तो देख लीजिए कि कौन कौन साझा करते हैं। तो एक है दोस्तों आपका उत्तराखंड। और दोस्तों, अगर आप सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम भारत का नक्शा तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट कहाँ पर है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर जब आप ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर ये आपका जो लद्दाख और आपके जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, उसके बाद इस तरफ आपका है नेपाल। तो यहीं पर आपका क्या है, आपका उत्तराखंड है। तो इस प्रकार से अगर आपको थोड़ा सा नक्शा याद रहेगा तो आपके लिए आसानी होगी इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो एक हो गया आपका उत्तराखंड, एक हो गया आपका यूपी से कहते हैं उत्तर प्रदेश, एक हो गया आपका बिहार। यूपी से बिल्कुल सटा हुआ आपका बिहार भी है, तो बिहार हो गया। फिर हो गया आपका पश्चिम बंगाल बिल्कुल नीचे है, जहाँ पर आपका बांग्लादेश वाले से मिलता है, लेकिन उसकी छोटी सी पतली सी आई है जो पश्चिम बंगाल ऊपर तक भी है। वहाँ पर ये नेपाल के साथ भी सीमा को साझा करते हुए इंपॉर्टेंट है। और एक है आपका सिक्किम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये राज्य आपके क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ी सी आप बता देता हूँ कि ये जो राज्य है इसकी राजधानी क्या है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। देख लीजिए, जो उत्तराखंड है इसकी राजधानी आपका देहरादून है। क्या है आपका, देहरादून। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जो यूपी है इसकी राजधानी आप क्या है दोस्तों, लखनऊ है। और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आपको ये एग्जाम यूपी में ही होना है। बिहार की राजधानी पर बात करेंगे तो बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों, तो जो आपका बिहार है इसकी राजधानी आपकी पटना है। सबको पता है बिहार जो है आपका बिल्कुल सटा हुआ आपका देश है, सटा हुआ बिल्कुल राज्य है अपने देश से। तो इसकी राजधानी आपको पता होना चाहिए कि पटना है। फिर सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्किम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है गंगटोक। और देखिए दोस्तों, सिक्किम की बात देखिए, आपका क्या था, एक था आपका सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल। तो इसकी राजधानी क्या है पश्चिम बंगाल की, इसकी राजधानी है कोलकाता, जो हुगली नदी किनारे पर बसा हुआ है। तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप भूगोल के क्वेश्चन कर रहे हैं तो, क्योंकि आपके जीएस में लगभग 5 क्वेश्चन पिछली बार भूगोल के पूछे गए थे। क्लास 9th में और क्लास 11th में पूछे गए थे और क्लास 6 में पूछे गए थे। मैं आपको प्रत्येक बार बताता हूँ कि ये जो आपका सेशन होता है ये क्लास 9th के लिए और क्लास 11th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 6 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके लिए थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ के जो क्वेश्चन है इसका लेवल थोड़ा हाई है। तो ये 9th और 11th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वही इस क्लास को देखेंगे। पश्चिम बंगाल कोलकाता राजधानी, बिहार की पटना, यूपी का आपको लखनऊ बताया, उत्तराखंड का देहरादून और सिक्किम का गंगटोक, ये बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। चलो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी अतिरिक्त आपको जानकारी दी जाती है ये आपको बिल्कुल सुनने के लिए नहीं है। आप एक नोटबुक हमारे साथ लेकर बैठिए और उसको नोट करते चलिए, क्योंकि ये अतिरिक्त जानकारियाँ आपको क्वेश्चन के रूप में परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगी। यहाँ पर देखिए कि भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर अपनाया गया था। क्लास 9th के 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन हूबहू यही क्वेश्चन आया था कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। तो देख लीजिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है इस बार कि आपकी परीक्षा में पूछ ले। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 82
32.5 डिग्री ईस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रेखांश। क्या है दोस्तों, ये भारतीय मानक समय है, इस रेखांश पर है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और दोस्तों मानक समय वही होता है जिससे दोस्तों अपना समय जो लिया गया है, दोस्तों जो 0 डिग्री है, ये दोस्तों आपका मानक समय होता है। इससे दोस्तों ये आपका जो भारत का मानक समय, ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और देख लीजिए कि जो आपका ये मानक समय है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जाता है, 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर जो जाता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, ये भारत का मानक समय है। और देख लीजिए कि ये भारत के जो इलाहाबाद है, भारत के जिला जिसे अब प्रयागराज कहा जाने लगा, इलाहाबाद, उसी के मिर्जापुर से गुजरता है। मिर्जापुर बिल्कुल बनारस से सटा हुआ है, तो वहाँ से पूछ सकता है ये, तो आप जान लीजिए कि कहाँ से गुजरता है, तो मिर्जापुर इलाहाबाद से गुजरता है। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि भारत की मुख्य भूमिका अक्षांश के बीच फैला हुआ है। दोस्तों जो भारत का, जिसे भारत का जो ये नक्शा है आपका, जो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ बनता है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की ये किस अक्षांश पर है, यही आपको बताना है। ये भारत का विस्तार होता है, देख लीजिए कहाँ तक है। पहला आपके पास ऑप्शन है, पहले आपके पास ऑप्शन है कि 8 डिग्री 4 उत्तर और मिनट से लेकर आपके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, 8 डिग्री 4 पश्चिम से लेकर 4 मिनट पश्चिम से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिम तक, 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व तक, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से लेकर 37 डिग्री 6 दक्षिण तक। तो पहले तो आप जानते होंगे कि भारत जो है इस प्रकार से जो आपका ग्लोब बनता है, इसमें जो दोस्तों ये इसमें जो आपके दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं, इन्हें अक्षांश कहा जाता है। इस प्रकार से आपका ग्लोब बनता है, इसमें जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, इन्हें क्या कहता है, इन्हें ही आपको अक्षांश कहा जाता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करती है, इसमें जो 0 डिग्री होता है, ये भारत को पूरी पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में बांट देता है, उत्तर और दक्षिण में। और भारत अपना जो है उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्या है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। तो सबसे पहली बात, तो जितने भी अक्षांश होंगे सारे उत्तर वाली देखे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका बी विकल्प भी कट गया कि पश्चिम तो है नहीं, क्योंकि उत्तर और दक्षिण में ही अक्षांश होते हैं। पश्चिम और पूर्व में तो आपका क्या होता है, आपका देशांतर रेखा होती है। तो अक्षांश की बात कर रहा है, तो ये आपका बी विकल्प कट गया। आपका सी विकल्प भी कट गया, क्योंकि यहाँ पर पूर्व की बात कर रहा है। पूर्व भी आपकी अक्षांश नहीं होती हैं, अक्षांश केवल उत्तर होती हैं और दक्षिण होती हैं। उत्तरी गोलार्ध जो होती है उन्हें उत्तरी अक्षांश कहते हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध होते हैं दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो पूर्व भी नहीं होगा, अगर पूर्व तब जब देशांतर की बात होती। और आपके दक्षिण भी नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में होता तब, लेकिन भारत उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्व में स्थित है भारत। तो ये आपका दक्षिणी भी नहीं होगा। तो बिल्कुल सीधा हो गया कि आपका ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर आपके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक ये का है आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ये आपको ऐसे ही पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो इस प्रकार से भी आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों ये आपके बिल्कुल मुख्य भूमि से भारत का क्या विस्तार है। अगर दोस्तों अगर आप पूछ लेते कुल भूमि से, तो 6 डिग्री 4 से शुरू होता, जो दोस्तों आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह से होता है। तो और दोस्तों ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले जो इसका पार्ट 3 आया था, उसमें मैंने जियोग्राफी में बताया था कि आपको चारों जो भारत के, जैसे पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में भारत का कौन सा अंतिम बिंदु है, इसके बारे में बताया था। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा। और उस वीडियो इस पूरे प्लेलिस्ट की लिंक प्रैक्टिस सेट की आपको डिस्क्रिप्शन लाइन मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा और वो भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन है कि स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। स्विस मतलब दोस्तों यहाँ पर स्विट्जरलैंड कहने का प्रयास कर रहा है। इसके यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, दोस्तों आप हमारे यहाँ की भारत की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है, इसका कार्य कुल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का, कुल 5 वर्षों का होता है। और याद रखेंगे जी, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के, इनका भी कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है। और जो राज्यसभा होती है दोस्तों, कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि दो वर्षों में इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं, आपके रिटायर होते रहते हैं और 1/3 सदस्य नए आते रहते हैं। तो ये कभी भंग नहीं होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो स्विस जो राष्ट्रपति होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल मात्र कितने वर्षों का, 1 वर्ष का होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा दोस्तों कि जो राष्ट्रपति की मैं बात करूँ, प्रेसिडेंट की, तो ये आर्टिकल 52 में है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आर्टिकल 61 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका महाभियोग है, और आर्टिकल 72 बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्षमादान है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको तीनों आर्टिकल पता होना चाहिए, परीक्षा में बार देखने को। आर्टिकल 52 में इनका पद है, आर्टिकल 61 में महाभियोग है, आर्टिकल 72 में क्या है आपका क्षमादान है। अगर दोस्तों किसी भी को सुप्रीम कोर्ट फांसी से देता है, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्षमादान दे सकता है। ये आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास ही विशेष पावर है।
इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है। जो पाक जल संधि है ये किन दो देशों के बीच है ये आपको बताना है। भारत और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बाद क्या आपका रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है। तो ये तो बिल्कुल सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रेड क्लिफ लाइन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। और ये 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। 1914 में कहाँ निर्धारित की गई थी आपके शिमला में, नहीं 1914 में कैसे, ये तो 1947 में 1947 में दोस्तों, कब आपके 1947 में आपके ये निर्धारित की 15 अगस्त 1947 में निर्धारित की गई थी। जो रेड क्लिफ लाइन है बिल्कुल याद कर लीजिए कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर G.J. रेडक्लिफ द्वारा ये निर्धारित की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, और ये रेडक्लिफ लाइन है। और देखिए दोस्तों इसके बाद है पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच बिल्कुल नहीं दोस्तों, पाकिस्तान श्रीलंका कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आपके बिल्कुल इस तरफ है और आपके जो आपके दोस्तों श्रीलंका है आपके बिल्कुल यहाँ पर है आपका, तो ये बिल्कुल संबंध ही नहीं, तो बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि पाक जो जल संधि है, जो पाक स्ट्रेट लाइन है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसके है, भारत और श्रीलंका के बीच, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और बिल्कुल आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार देखने को मिला है, कई बार ये रिपीट रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद है पाकिस्तान और ईरान, ये भी बिल्कुल गलत उत्तर है। ना पाकिस्तान और श्रीलंका सही है, ना पाकिस्तान ज़्यादा सही है, भारत और पाकिस्तान नहीं हुई क्योंकि रेड क्लिफ लाइन है, और भारत और श्रीलंका सही है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों 2-3 क्वेश्चन और पूछ जाते हैं कि भारत और चीन के बीच कौन सी लाइन है, तो मैक-मोहन रेखा है, मैक-मोहन रेखा। ये दोस्तों आपके CHS एग्जाम में इनमें पूछा गया, तो आपको याद होना चाहिए कि मैक-मोहन रेखा है, जो 1914 ईस्वी में आपके शिमला में निर्धारित की गई थी। कहाँ पर, शिमला में निर्धारित की गई थी, जो बहुत ज़्यादा पूछा था, आपको याद होना चाहिए। और भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, जो अब भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई है, लेकिन ये डूरंड रेखा है जो 1896 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, सर डूरंड ने इसको निर्धारित की थी, तो ये बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है साइलेंट वैली स्थित है, साइलेंट जो वैली है ये स्थित है। ये दोस्तों आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट में मैं इसका उत्तर आपको बता दूंगा, तो इसका उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। साइलेंट वैली स्थित, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट 3 था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट की प्रैक्टिस सेट CHS लिखा रहेगा, उसके बाद आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको सारे प्रैक्टिस मिल जाएंगे। उसमें जाकर प्रैक्टिस सेट 3 को वर्क कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट 1 में हमने साइंस क्वेश्चन किए, प्रैक्टिस सेट 2 हमने हिस्ट्री क्वेश्चन किए, प्रैक्टिस सेट 3 में हमने जियोग्राफी के क्वेश्चन किए, प्रैक्टिस सेट 4 में हमने आपके हिंदी क्वेश्चन किए, और प्रैक्टिस सेट 5 में फिर से हम भूगोल क्वेश्चन कर रहे हैं, जो पिछले सेशन में कुछ बच गए थे, और कुछ नए प्रश्नों को मैंने इनमें इंक्लूड किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, जब इस प्रकार से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है। आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। कैसे होता है देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है, कौन सा बिंदु पूछ रहा है, पश्चिमी बिंदु। तो देखिए दोस्तों पूर्वी देशांतर की बात यही करेंगे, नहीं देखिए ये थोड़ा दोस्तों हार्ड क्वेश्चन बनता है, यही थोड़ा सा हार्ड बनता है, ये आपको याद होना चाहिए। यही मैं देखना चाहता था कि बहुत ज़्यादा लोग गलती क्या करते हैं कि जब पश्चिमी बिंदु की बात कर रहा है तो पूर्वी देशांतर तो होगा नहीं, इसी दोनों में से कोई ना कोई होगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या है। अगर आपसे ये पूछे तो पश्चिमी, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसको। इस प्रकार से दोस्तों मैं अगर भी करता हूँ यहाँ पर, देखिए ये से नहीं, इस प्रकार से मैं यहाँ पर अगर दोस्तों करूँ तो ये आपका अगर मैं भारत का ग्लोब बना, ये मतलब पूरे विश्व का मैं ग्लोब बनाऊँ, क्या बनाऊँ, आपके ग्लोब बनाऊँ, मॉडल ऑफ अर्थ को ही ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब अगर मैं बनाता हूँ तो उसमें जो देखिए उसमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, ये इस प्रकार से थोड़ा सा पहले ग्लोब को समझ लीजिए, तभी आपको ऐसे कुछ समझ में आएंगे। इस प्रकार से दोस्तों अगर बात करूँ तो ये जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, क्या होती हैं दोस्तों, ये आपके इसे कहते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, इसे कहते हैं अक्षांश रेखाएं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अक्षांश रेखाएं, इसे कहते हैं आपके लेटीट्यूड लाइंस।
तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उन्हें कहते हैं लैटिट्यूड लाइन्स, और हिंदी में इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। इसके बाद देखिए इसमें दोस्तों जो आपके वर्टिकल लाइन होते हैं, जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखाएं इस प्रकार से होती हैं। तो इस प्रकार से जो थोड़ी सी दोस्तों क्या होते हैं आपके वर्टिकल लाइंस होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें कहते हैं देशांतर रेखा। और इंग्लिश में कहें तो लॉन्गिट्यूड लाइंस, लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो समझ के आप दोस्तों कि पूरी जो मॉडल ऑफ अर्थ है इसे ग्लोब का दोस्तों पृथ्वी का अगर आपको स्वरूप दिखाना था कहाँ पर कौन सा देश है, भारत के नक्शे के लिए, पूरे विश्व के नक्शे के लिए हमें ग्लोब की आवश्यकता है। द मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। पृथ्वी का प्रारूप ही आपके क्या कहता है, वो ग्लोब कहलाता है। उसमें दोस्तों जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची गई उन्हें आपके लॉन्गिट्यूड लाइन से उन्हें अक्षांश रेखा कहा गया, और जो वर्टिकल लाइंस खींची गई उन्हें आपने लॉन्गिट्यूड क्या उन्हें देशांतर रेखा का नाम दिया। और उसमें जो भारत की स्थिति है इसमें, अब मेन बात यहाँ पर जारी होती है, आपको बिल्कुल ध्यान से आप सुनेंगे कि जो यहाँ पर इसे मैं अगर मान लो 0 डिग्री दोस्तों क्या करते हैं आपकी विषुवत रेखा, इसे देशांतर रेखा, इसे क्या कहते हैं देशांतर, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और इंग्लिश वाले लिखेंगे कि इसे इक्वेटर लाइन कहते हैं, इक्वेटर लाइन। तो इसमें जो जीरो डिग्री लाइन्स हैं, 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे इक्वेटर लाइन कहते हैं। तो ये बात समझ लीजिए, ये पूरे विश्व को आपके नदर्न हेमिस्फीयर इसे कहते हैं आपके उत्तरी गोलार्ध, और आपके साउदर्न आपके हेमिस्फीयर जिसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, इसमें बांटती है। किसमें बांटती है आपको, इसमें बांटती है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। इसमें भारत की स्थिति की बात करेंगे तो पीछे में आपको बता चुका भारत की स्थिति आपकी उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपकी 0 डिग्री लाइन है, आपकी 0 डिग्री देशांतर लाइन, इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये आपका 0 डिग्री, ये पूरी पृथ्वी को आपके पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और पश्चिमी गोलार्ध, इसे कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो अक्षांश है ये पूरी पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, और जो दोस्तों आपके देशांतर रेखा है, जो आपके दोस्तों ग्रीनविच रेखा है, ये पूरी पृथ्वी को आपको पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांटती है। तो दोस्तों जो भारत की स्थिति है ये, अगर मैं अक्षांश रेखा की बात करूं तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। मतलब कि ये जो आपकी लाइन है, ये जो इसके इस तरफ स्थित है, इसके क्या है, इस तरफ स्थित है। एक बार फिर से मैं साफ बना देता हूँ वरना वहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि ये जो दोस्तों लाइन है, देखिए यहाँ पर ये अगर मैं लाइन 0 डिग्री मान लूँ तो इसके बिल्कुल ये नदर्न हेमिस्फीयर है आपका, इसमें स्थित है। और इसमें बात करूँ तो ये जो 0 डिग्री आपके ग्रीनविच रेखा है इसके इस तरफ आपके पूर्व में स्थित है। तो भारत की स्थिति क्या है दोस्तों, भारत की स्थिति आपको यहाँ पर है, कहाँ पर है, आपके यहाँ पर है। ये जो आपके 23.5 डिग्री, ये जो 23 डिग्री 23 से ही बड़े डिग्री जो आपके लाइन जाती है, ये जिससे कर्क रेखा आती है, ये भारत से होकर गुजरती है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भारत की स्थिति कहाँ है, भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, और क्या है आपको पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर में भी अगर देशांतर की बात करें तो पूर्वी गोलार्ध में। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैं अक्षांश रेखा की बात करूंगा तो वहां पर दोस्तों उत्तरी अक्षांश लिखूंगा, क्योंकि भारत उत्तरी अक्षांश में है, दक्षिणी की तो बात ही नहीं आएगी। और जब भी मैं दोस्तों आपके देशांतर रेखा की बात करूंगा तो पूर्वी देशांतर रेखा की बात करूंगा, क्योंकि भारत पूर्व में स्थित है, तो पश्चिम की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल डीप में मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ये भारत की स्थिति है, ये ग्लोब की स्थिति है, जो परीक्षा में बार बार देखने को मिलती है क्वेश्चन के रूप में। अब आपसे पूछ रहा है कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या है, क्या दोस्तों आपके पश्चिमी बिंदु क्या है। तो एक बार समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि यहाँ पर देखिए जो आपका जो ग्लोब था, इसकी इस लाइन को दोस्तों क्या कहते थे, आप 0 डिग्री लाइन से इक्वेटर लाइन कहते थे, और इस लाइन को दोस्तों आपके ग्रीनविच लाइन कहते थे, ये भी 0 डिग्री लाइन थी। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, आपकी ग्रीनविच लाइन कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें दोस्तों अगर आपके उत्तर दक्षिण का पता लगाना होता तो आप इन लाइनों को पता करते, इन लाइनों को पता करते कि जैसे आपको ये पूर्व है तो इसके इस लाइन क्या है, लाइन क्या है। तो इस प्रकार से जो एक आपकी इस प्रकार से लाइन है जो लेटिव लाइन है, इसे लेटिट्यूड लाइन कहते हैं, इसे आपकी इसे क्या कहते हैं, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। लेकिन पश्चिमी बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को पता लगाएंगे तो इस प्रकार से पता लगाएंगे कि इसकी इस तरफ कौन सी स्थिति है। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपको देशांतर रेखा से पता होती है। तो देशांतर रेखा क्या कहेंगे, पीछे बताया कि आपको पूर्वी कहेंगे, जब भी देशांतर की बात करेंगे पूर्वी कहेंगे, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है।
तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ये दो विकल्प आपके बिल्कुल यहाँ से कट हो जाएगी। पश्चिमी देशांतर नहीं है, पश्चिमी देशांतर नहीं है, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। और उसके बाद दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में है, लेकिन कौन से राज्य में? आपके गुजरात राज्य में। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में। तो ये बिल्कुल आपको लॉजिक पता होना चाहिए, ये लॉजिक आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और भारत के पूर्वी देशांतर गुजरात को सरक्रीक या फिर गौर माता भी कहते हैं। सरक्रीक आपको याद होना चाहिए कि भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, तो वो सरक्रीक है। भारत के पूर्वी बिंदु की बात करेंगे, पूर्वी बिंदु की, तो दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे किवीथू या फिर वालांगू भी कहते हैं, वालांगू। और ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। पश्चिमी की बात कभी नहीं करेंगे, पूर्वी देशांतर में है। अगर देशांतर की बात आएगी तो पूर्वी की बात करेंगे, अगर अक्षांश की बात आएगी तो उत्तरी की बात करेंगे। ये मैंने बताना चाहा, आपको कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिल्कुल डिटेल मैंने इसकी चर्चा की है। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों 7 सिस्टर्स का सदस्य नहीं है। उसमें जो भारत का आपको नक्शा बनता है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये जो आपका नक्शा बनता है, यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार से नक्शा बनता है, ये आपका होता है। तो यहाँ पर ये जो इधर के जो देश होते हैं, इसे आपको पूर्वी देश यहाँ पर कहते हैं, पूर्वोत्तर में रखते हैं। और इसकी पूर्वोत्तर की कुल 7 बहनें हैं, मतलब 7 स्टेट हैं, ये 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो कौन से 7 स्टेट्स हैं, उसमें कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या फिर त्रिपुरा, इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको बताना है। बहुत ज़्यादा क्या है दोस्तों, आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने बहुत ही लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, तो 11th वालों और 9th वालों को बिल्कुल एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधे परीक्षा में देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी दिख रही है, थोड़ी सी क्या दिख रही है दोस्तों, गड़बड़ी दिख रही है। और आप लोगों को भी बिल्कुल दिख रही होगी कि यहाँ पर उत्तर क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य नहीं है। क्योंकि ये क्या क्वेश्चन थोड़ा सुधार लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य नहीं है, क्योंकि केवल एक ही है जो है। पश्चिम बंगाल नहीं है, उड़ीसा नहीं है, बिहार नहीं है, मात्र त्रिपुरा एक ऐसा है जिसका राजधानी की दोस्तों अगरतला, ये भी याद होना चाहिए। त्रिपुरा की बात करेंगे तो ये आपके 7 बहनों का सदस्य है। 7 बहनों की थोड़ा सा नाम जान लीजिए कि जो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है, ये अभी दोस्तों पूर्वोत्तर के 7 बहनों का सदस्य है। नागालैंड की बात करेंगे, नागालैंड इसकी राजधानी आपको कोहिमा है, ये भी आपका दोस्तों आपके 7 बहनों का है सदस्य है। मणिपुर की बात करेंगे, मणिपुर इम्फाल जिसकी राजधानी है, ये भी 7 बहनों का सदस्य है। मिजोरम की बात करेंगे जिसकी राजधानी आइजोल है, मिजोरम, ये भी दोस्तों 7 बहनों का सदस्य है। 4 हो गए। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद दोस्तों त्रिपुरा की बात करेंगे तो ये तो है ही है, त्रिपुरा अगरतला जिसकी राजधानी है, यहाँ पर पूछा भी गया था, तो ये सही उत्तर होगा आपका त्रिपुरा। फिर दोस्तों मेघालय की बात करेंगे, तो मेघालय भी दोस्तों आपका इसी में आएगा 7 बहनों में। असम की बात करेंगे तो असम भी बिल्कुल इसी में आएगा, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, 7 बहनों का नाम होना चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार होगा कि कौन सा सदस्य नहीं है होना चाहिए, तो दोस्तों आपका कौन सदस्य है, बिल्कुल सही क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन में कोई सुधार नहीं होगा, कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है, तो बिल्कुल लिखा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा भटक गया था, मैं स्वयं भटक गया था, इसके लिए एक बार फिर से आपको सॉरी मैं कहता हूँ, क्योंकि आपसे ये बिल्कुल सही क्वेश्चन था कि कौन सा सदस्य है, ना कि ऐसे अगर पूछता कि कौन सा सदस्य नहीं है तब ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कौन सा सदस्य है, तो मात्र त्रिपुरा है, ये बहुत सही उत्तर था, इसमें कोई सुधार आप नहीं करेंगे, ये एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद है आपका कि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, ये आपसे पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता भी होगा मुझे लगता है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है दूसरा। चीन के बाद भारत का कैसा स्थान है आपके जनसंख्या दृष्टिकोण से, नहीं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछ रहा था। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल दृष्टिकोण से भारत का स्थान 7वां है। कौन सा स्थान है, 7वां है। और जनसंख्या की बात करेंगे तो भारत का स्थान आपके दूसरा है। और पूरे विश्व के 17.5% आबादी क्या है आपके भारत में ही है, पूरे विश्व की। और अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2.4% क्षेत्रफल पूरे विश्व का भारत में है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां और आपके जनसंख्या के दृष्टिकोण से क्या आपके दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश आपका चीन है, और आपके क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश आपका रूस है, यह बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान की
से सीमा बनाता है। तो निम्नलिखित राज्यों में कौन सा समूह जो पाकिस्तान से सीमा बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं यही आपसे कह रहा था कि अगर आपको भारत का नक्शा पता है तो तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे, तभी आपके लिए आसान होगा, वरना याद करके बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप रोज एक हैबिट्स बनाएं कि आपको मैप रोज देखना है। अगर आप रोज देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कौन सा स्टेट कहाँ पर है। देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। जम्मू कश्मीर, यहाँ पर गुजरात की बात नहीं किया, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान की पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा, ये आपको बिल्कुल बताना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें बात करेंगे तो जो हिमाचल प्रदेश है पहले विकल्प में, ये दोस्तों सीमा नहीं बनाता है, तो ये बिल्कुल कट हो जाएगा आपका। ये आपका सी विकल्प देखिए, इसमें जो हरियाणा है ये सीमा नहीं बनाता है, तो ये भी बिल्कुल आपका कट हो जाएगा। इसमें हिमाचल प्रदेश है, ये भी बिल्कुल सीमा नहीं बनाता है, तो ये भी कट हो जाएगा। इसमें से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पंजाब जो है ये भी सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर भी सीमा बनाता है, राजस्थान भी सीमा बनाता है और आपका गुजरात भी सीमा बनाता है। तो ये बिल्कुल हो जाएगा आपका, बहुत सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा कि अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है। अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है। बहुत ज़्यादा सिंपल सा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो कौन सा ऐसा जो आपका प्रदेश है जो अधिकतम दोस्तों देशों के साथ, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा को स्पर्श करता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन जी, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा दोस्तों सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है, और ये राज्य कौन कौन से हैं, तो ये राज्य है दोस्तों आपका बिहार। दोस्तों जो आप यूपी में ही हैं, अगर यूपी में इसका एग्जाम भी होता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपके अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है, और किससे, तो बिहार के साथ, झारखंड के साथ। बिहार की राजधानी दोस्तों आपको पटना है, झारखंड की राजधानी आपकी रांची है। छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी दोस्तों आपको रायपुर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है, जिसकी राजधानी दोस्तों आपके भोपाल है, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। जो हरियाणा है इसकी राजधानी आपको चंडीगढ़ है, इसके साथ भी सीमा साझा करता है, ये भी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और ये आपके राजस्थान के साथ भी सीमा साझा करता है, और हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। उत्तराखंड के साथ भी दोस्तों क्या करता है, सीमा साझा करता है। उत्तराखंड की राजधानी मैंने आपको पीछे बता दी है। और दोस्तों आपके जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उसके साथ भी सीमा साझा करता है। तो ये सब इन सब आपके राज्यों और आपके इन सब राज्यों और आपके केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। तो आपको पता होना चाहिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, आपके हिमाचल प्रदेश, उसके बाद दिल्ली, इनके साथ दोस्तों क्या करता है, सीमा साझा करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5 था। इसके प्रैक्टिस सेट आपके 4 इससे पहले भी लॉन्च हो चुके हैं, उनको जाकर अवश्य देखिएगा। और दोस्तों ये आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य उत्तर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं इसके नए वीडियो बना सकूँ और मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।